स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के क्रेब साइकिल को देखेंगे। क्रेब साइकिल क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, कहाँ होता है, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं क्रेब साइकिल क्या होता है। तो क्रेब साइकिल सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पार्ट्स होता है, जितने भाग में कंप्लीट होता है, तो हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ग्लाइकोलाइसिस जो है वह साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, वह पायरुविक एसिड ऑक्सीजन यदि मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है और फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब क्या है कि उसके आगे का प्रोसेस है क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर चैम्बर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस इनर चैम्बर में जो फ्लूइड भरा रहता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, उस मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। ये क्रेब साइकिल है। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल इसीलिए कहते हैं कि इसका खोज हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने किया था। हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने पिजन मसल सेल्स में, कबूतर के मसल सेल्स में क्रेब साइकिल को खोजा था। तो उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसको क्रेब साइकिल कहा जाता है। अब क्या है कि ये क्रेब साइकिल में सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है वह साइट्रिक एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड सबसे पहले बनता है, इसीलिए साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यानी कि क्रेब साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। दूसरा क्या है कि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यानी कि 3 COOH ग्रुप होता है, इसीलिए TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी कि क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। चूंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है, तो उसी कारण से क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल के जितने भी सबस्ट्रेट हैं, जो भी इंजाइम्स हैं, सीधे कहे तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, जो भी उसके अंतर्गत यूज होता है, जो भी इंजाइम्स यूज होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। यानी कि कंप्लीटली क्रेब साइकिल जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और क्रेब साइकिल एक 8 स्टेप का रिएक्शन है, जो 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। जिस तरह से ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का रिएक्शन था, उसी तरह से क्रेब साइकिल 8 स्टेप का रिएक्शन है। तो इस तरह से ये होता है। अब क्या है कि इसमें क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि क्रेब साइकिल में क्या होता है। तो
जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है उसमें ये सर्कुलर जो रिएक्शन है ये चेन चलते रहता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया जो हमेशा चलते रहता है। अब क्या है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसी के साथ एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है, इसीलिए हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसका जो सबस्ट्रेट होता है, क्रेब्स साइकिल का जो सबस्ट्रेट है जो बाहर से आता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। और वह एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान बनता है। अब क्या है कि 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन दोनों मिलकर के 6 कार्बन के साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो चूंकि पहला प्रोडक्ट जो होता है क्रेब्स साइकिल का, फर्स्ट प्रोडक्ट इज साइट्रिक एसिड, सो क्रेब्स साइकिल कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल। तो अब क्या है कि इस साइकिल में ये 6 कार्बन है and oxalo acetic acid is 4 carbon compound, means 2 carbon left during this reaction। इस रिएक्शन के दौरान 2 कार्बन कहीं ना कहीं निकलता है and this carbon left in the form of carbon dioxide। So we say that 2 decarboxylation process occur in Krebs cycle। डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस 2 बार होता है एक क्रेब्स साइकिल में, जिसके कारण 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड पुनः 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। तो 6 कार्बन के साइट्रिक एसिड के 4 कार्बन में बदलता है, जिसके इसका मतलब है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो 2 डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस एंड 4 डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, 4 बार हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि 4 पेयर हाइड्रोजन रिमूव ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। 4 पेयर निकलता है इस रिएक्शन के दौरान। डिहाइड्रोजिनेशन 4 बार होता है। तो हम लोग देखेंगे कहां क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके साइट्रिक एसिड बनाता है। फिर साइट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में बदल जाता है। ये सारे जो रिएक्शंस है वो एंजाइम के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। तो हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो साइट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में बदल गया और सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में बदल गया। तो इस तरह से अब क्या है कि आइसोसाइट्रिक एसिड में पहली बार डिहाइड्रोजिनेशन होगा। आइसोसाइट्रिक एसिड से एक पेयर हाइड्रोजन रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। तो NAD आता है और एक पेयर हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाता है NADH2 के रूप में, जिसके कारण ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। अभी तक डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, इसीलिए ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन के कंपाउंड होंगे। अब क्या है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, यानी कि ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है, जिसके कारण अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का निर्माण होता है, जो 5 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तो उस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज होता है। यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन के कंपाउंड हो गए। अब क्या है कि 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है, तो 2 कार्बन रिलीज हो गया, इसीलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। अब क्या है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो उस दौरान एक मॉलिक्यूल जीटीपी बाहर निकलता है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरह से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है, उसी तरह से जीटीपी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसका वैल्यू एटीपी के बराबर ही होता है। तो उसी तरह से एक जीडीपी से ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट से ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी का निर्माण होता है। अब क्या है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो उस दौरान एक मॉलिक्यूल जीटीपी बाहर निकला। अब सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड का निर्माण होता है तो उस दौरान FAD से FADH2 का निर्माण होता है। जीटीपी हो गया ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट और FADH2 हो गया फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जिस तरह से NAD होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसी तरह से FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का जब निर्माण होता है तो एक FAD मॉलिक्यूल FADH2 लेके बनके बाहर निकलता है, यानी कि एक बार फिर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है। फिर फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होता है और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, और उस दौरान एक बार फिर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है। यानी कि एक बार क्रेब्स साइकिल होने में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन और 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है। तो 4 डिहाइड्रोजिनेशन और 2 डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया एक क्रेब्स साइकिल में होती है। यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए एक बार क्रेब्स साइकिल होगा, और हम लोग जानते हैं कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल होगा, चूंकि 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो अब क्या है कि इस क्रेब्स साइकिल के दौरान जो एनर्जी है वह NAD और FAD के रूप में जमा हो जाता है। तो अब ये भी प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल है लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल भी लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, क्योंकि इस दौरान भी केवल एक जीटीपी ही बनता है, तो 2 क्रेब्स साइकिल में 2 जीटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग क्रेब्स साइकिल को लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल या प्रोसेस कहते हैं। बाकी जो एनर्जी है NADH या FADH के रूप में जमा रहता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के टूटने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है इस दौरान क्या बना, एक क्रेब्स साइकिल में क्या बना, तो एक NADH, 2 NADH, 3 NADH, यानी कि एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनता है, एक FADH2 मॉलिक्यूल बनता है और एक GTP मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो ये क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट है। क्रेब्स साइकिल से जो हमको मिलता है
वो है, और चूंकि एनर्जी एक जीटीपी ही मिलता है, इसी कारण से क्रेब्स साइकिल को लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अब क्या है कि इस तरह से जो क्रेब्स साइकिल है ये होता है, और बाकी हम जब दो क्रेब्स साइकिल का देखेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो ये एक क्रेब्स साइकिल है, इसी का डबल हो जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। तो इस तरह से क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, NADH और FADH बनता है, जीटीपी का निर्माण होता है। तो ये क्रेब्स साइकिल के दौरान होने वाला रिएक्शन है। तो क्रेब्स साइकिल में भी कम ही एनर्जी बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि NADH2 और FADH2 किस तरह से एनर्जी का निर्माण करता है, और टोटल एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के दौरान जो 36 ATP बनता है वह कैसे बनता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।